आप लोग कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो, इसके बहुत सारे ट्रायल आप कर रहे हो। जैसे मान लो कॉइन को टॉस करना है, तो आपने 50 टाइम्स कॉइन को टॉस कर दिया, 100 टाइम या 500 टाइम्स कॉइन को टॉस कर दिया। अब हर इवेंट के अंदर जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी वो 1/2 रहेगी। कितने टाइम आप टॉस करो, 1 टाइम, 50 टाइम, 100 टाइम, 1000 टाइम, प्रोबेबिलिटी है वो चेंज नहीं हो। मतलब ये इवेंट कैसे हुए, इंडिपेंडेंट। समझ आ रहा है? जैसे मान लो मैं बात करता हूँ, मेरे पास एक बैग जिसके अंदर 10 वाइट बॉल है, 5 ब्लैक बॉल। मैं एक बॉल को उठा रहा हूँ, इसका कलर नोट किया और फिर रख दिया, फिर उठाया, फिर रख दिया, इस तरह से 5 टाइम्स उठा के और रख रहा हूँ। तो हर बार ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या चेंज होगी, वही रहेगी ना। आपने एक बॉल को उठाया, ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 5/15 है, उसको रख दिया, फिर दूसरी बॉल उठाई, उसके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी फिर उतनी ही रहेगी, फिर उसको रखा, फिर उठाया, फिर उतनी ही रहेगी। ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी चेंज हो ही नहीं रही है, क्योंकि ये इवेंट कैसे है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। जैसे आप कार्ड में से कोई एक कार्ड उठाया, उसके किंग होने की प्रोबेबिलिटी 4/52, फिर उसको रखा, दूसरा कार्ड उठाया, उसके किंग होने की फिर उतनी, चेंज नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो इवेंट कैसे है, इंडिपेंडेंट। समझ में आया? तो अगर किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम बार बार एन टाइम तक ट्रायल करते जाएं और उसके अंदर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है वो चेंज नहीं हो, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो, और उसके आउटकम है वो 2 ही रहे, आउटकम सिर्फ 2। जैसे आपने डाइस को थ्रो किया तो उसमें 6 आएगा या फिर नहीं आएगा, 2 ही केस हो सकते हैं, या तो सक्सेस या फिर फेलियर, 2 ही केस हो सकते हैं। फिर से सुनना, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। आप किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो तो कितने ही टाइम उसका ट्रायल करो, हर बार प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी वही रहेगी कांस्टेंट हर ट्रायल के अंदर किसी इवेंट की। क्लियर है? और दूसरा क्या कि 2 ही आउटकम होंगे, या तो सक्सेस या फिर फेलियर, या तो वो होगा टास्क या फिर नहीं होगा, या तो हेड आएगा या फिर नहीं आएगा, या तो डाइस पे 6 आएगा या फिर नहीं आएगा, या तो ब्लैक बॉल होगी या फिर नहीं होगी, या तो सक्सेस या फेलियर। समझ में आया? तो ऐसे ट्रायल्स को हम लोग बोलते हैं बर्नौली ट्रायल्स। समझ आ रहा है? आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हो, उसको बार बार कर रहे हो, एन टाइम्स, 1000 टाइम, 2000 टाइम, 5000 टाइम्स करते जा रहे हो, और उसके अंदर प्रोबेबिलिटी है किसी इवेंट की चेंज हो ही नहीं रही, कांस्टेंट। हेड की 1/2 है, तो आप एक कॉइन को 100 टाइम, 1000 टाइम, 1 लाख टाइम टॉस करो तो भी हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही रहेगी, चेंज होगी ही नहीं। ठीक है? तो हेड आएगा या फिर नहीं आएगा। तो ऐसे ट्रायल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, बर्नौली ट्रायल। और इस बर्नौली ट्रायल्स के अकॉर्डिंग जो भी आपसे पूछा जाता है, ये जो भी हम डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं, जैसे लास्ट टाइम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा था ना रैंडम वेरिएबल के लिए, अगर इसके लिए लिखते हैं तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब मैं ये डेफिनेशन लिखता हूँ, तो आप लोग लिखिए।
ये है बर्नौली ट्रायल्स की टेक्निक, पढ़ लो एक बार अच्छे से। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इनमें क्या डिफरेंस है जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, रैंडम वेरिएबल वाला और बेस थ्योरम और वो सब। इसके अंदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज होती है, एक इवेंट दूसरे पर डिपेंड करता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, डिपेंडेंट इवेंट्स नहीं होते। ये डिफरेंस कौन सी कब यूज करनी है वो आपको पता चल जाएगा प्रोबेबिलिटी को देखते हुए। ये डिपेंड करती है दूसरे किसी और इवेंट पे, तो आपको या तो बेस थ्योरम लगानी है या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या रैंडम वेरिएबल जैसे तरह से कोई काम। और अगर इसमें है इंडिपेंडेंट है तो फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह की क्वेश्चन हम लोग को क्या यूज करना है, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, बोलता हूँ पी ऑफ ई एक इवेंट प्रोबेबिलिटी है पी नाम होता है प्रोबेबिलिटी और सक्सेस और इवेंट किसी इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी टी है तो नहीं होने की क्या हो जाएगी, क्यू 1 माइनस टी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। क्या ये समझ में आ रहा है? किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पी है तो नहीं होने की 1 माइनस पी होती है, उसका नाम दे दिया क्यू। अब आपके पास टोटल n है वो इंडिपेंडेंट ट्रायल्स है। अब इसमें से आपको R सक्सेस चाहिए, R सक्सेस, ठीक है। मतलब n में से R टाइम्स तो आपको क्या सक्सेस चाहिए, ठीक है। R टाइम्स तो वो इवेंट होना चाहिए, तो क्या होगा देखो R टाइम्स P P P कहाँ तक R टाइम्स, क्या ये समझ में आ रहा है? मैंने P प्रोबेबिलिटी को R टाइम्स मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि R टाइम्स सक्सेस हो रही है, वो इवेंट है वो R टाइम्स हो रहा है। जैसे मैं बात करूं, मैंने 50 टाइम कॉइन को टॉस किया, उसमें से 50 टाइम 50 टाइम कॉइन को टॉस किया और 15 टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए 15 टाइम। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2 कितने टाइम मल्टीप्लाई करूंगा, R टाइम्स 15 टाइम्स। अब इसमें से कितना बचा, टोटल कितना है n ट्रायल्स, उसमें से R टाइम तो सक्सेस है, तो कितने टाइम बचा फेलियर के लिए, n माइनस R टाइम्स, तो Q हो जाएगा कितने टाइम्स, नहीं समझ पा रहे हो? जैसे मैं बोल रहा हूँ कि डाइस को थ्रो किया मैंने, ठीक है 5 टाइम्स, उसमें से 2 टाइम्स 6 आ जाए, तो 4 टाइम्स क्या होगा, 6 नहीं आएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? 5 टाइम में से 2 टाइम्स 6 आ जाए, सॉरी, तो 3 टाइम्स है वो 6 नहीं आएगा। 2 टाइम्स 6 आ जाए तो 3 टाइम्स 6 नहीं आएगा। क्या ये बात समझ में आई? तभी तो 5 में से 2 टाइम्स 6 आएगा, 2 टाइम्स 6 आ गया और बाकी 3 में भी कहीं 6 आ गया, तो 2 टाइम कैसे रह गया वो, समझ आ रहा है? या ऐसे यहाँ आकर समझ आ रहा है? ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, p टू दी पावर r, r सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है ये q टू दी पावर n माइनस r, क्योंकि हमें सिर्फ r चाहिए, तो n माइनस r है वो नहीं चाहिए, ठीक है। n में से सिर्फ r सक्सेस चाहिए, तो n माइनस r वो सक्सेस नहीं चाहिए, क्यों चाहिए? अब r है कौन से, जैसे 5 टाइम डाइस को थ्रो किया ना, अब उसके अंदर फर्स्ट टाइम 6 आ जाए और सेकंड टाइम आ जाए, हो गया काम, या फिर सेकंड और थर्ड आ जाए, या फर्स्ट और फिफ्थ आ जाए। कहाँ पे आ रहे हैं इन पांचों में से, तो पहले वो तो 2 सिलेक्ट करने पड़ेंगे, वो आ जाएगा NCR। n में से r पहले सिलेक्ट कर लो कि कौन से 2 जगह 6 आ रहा है, फिर 6 की प्रोबेबिलिटी
और 3 टाइम्स 6 नहीं आने के बाद, ये हो गई टोटल प्रोबेबिलिटी। तो ये है P ऑफ R सक्सेस। अब R की वैल्यू चेंज कर देगा अगर डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है तो, इसलिए इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। समझ आया क्यों बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? ये यूज करें ना बाइनोमियल, ध्यान है बाइनोमियल पढ़ा है ना हम लोगों ने अच्छे से, अभी वो सारी यूज करेंगे, दांत उखाड़ और वो सब ध्यान होगा आप लोगों का। रब करो ये वाला रिजल्ट है। दो केस होंगे तो ये रिजल्ट आप यूज कर पाओगे। सक्सेस का मतलब क्या? उस इवेंट का होना, ठीक है। फेलियर का मतलब उस इवेंट का नहीं। अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो x 0 1 2 3 4 n जीरो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी NC0 p की पावर 0 एंड q की पावर n। क्या ये सही लिखा? एक भी सक्सेस नहीं है तो प्रोबेबिलिटी 0 और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी n। वन टाइम सक्सेस की NC1 p की पावर 1 q की पावर n माइनस 2, NC2 p की पावर 2 q की पावर n माइनस 2। अब तो कहाँ तक? NCn प्रोबेबिलिटी n q की पावर 3। ये आ गया आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बीपीडी, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसकी कंडीशन क्या है तो लिख देते हैं। कंडीशन फॉर applicability of binomial फर्स्ट कब एप्लीकेबल होगा ये? नंबर ऑफ ट्रायल्स शुड बी फाइनाइट।
नंबर ऑफ ट्रायल फाइनाइट होने चाहिए, ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट, ये सारी चीजें आपके एनसीईआरटी में भी है। Each trial has only two outcomes. Only two outcomes called success and failure. And P plus Q equal to 1. If a hair point is crossed 9 times, find the probability of ट्रायल पॉइंट को टॉस करना। इंडिपेंडेंट ट्रायल होता है ना, 9 टाइम्स आप टॉस कर रहे हो, एक ट्रायल का दूसरे ट्रायल पे कोई इफेक्ट नहीं। अब क्या पूछा है, फर्स्ट एग्जैक्टली 6 टाइम्स, बी में पूछा है एटलीस्ट 6, एंड सी में पूछा है एट मोस्ट। ये पूछा। अब सबसे पहले तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा एन क्या है, 9, पी क्या है 1/2, क्यू क्या है 1/2। अब फाइंड कीजिए। n equal to 9, p 1/2 and q 1/2। तो p of x equal to r होता है NCR p to the power r and q to the power n minus r। तो p of x equal to 6 हो जाएगा, 9c6 1/2 the power 9, ठीक है। p और q इक्वल है ना, p 9 हो जाएगा। ये था a, b का क्या होगा, एटलीस्ट 6 है का मतलब क्या क्या होना चाहिए, p ऑफ x इक्वल टू 6 और p ऑफ x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू 8 और x इक्वल टू 9, ये एटलीस्ट 6 है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी है, x इक्वल टू 6 का हो जाएगा 9c6 और 1/2 दी पावर 9 प्लस 9c7 1/2 दी पावर 9 प्लस 9c8 1/2 दी पावर 9 एंड 9c9 1/2 दी पावर 9, ठीक है। एटमोस्ट 6 का क्या आएगा, हाँ, p of x equal to 0 plus p of x equal to 1 plus p of x equal to 2 plus p of x equal to 3 plus p of x equal to 4 plus p of x equal to 5 plus p of x equal to 6, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग आप प्रोबेबिलिटी लिख लीजिए।
find the probability of India winning third time in fourth match. ठीक है, तो अब आप क्या बोलोगे? पी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी किसकी? हाँ, इंडिया जीतने की हो जाएगी। तो आप लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। क्यों क्या हो जाएगी? इंडिया मैच कर जीते, इंडिया के मैच हारने की। अब पी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पी 3/4 एंड क्यू 1/4। अब क्या बोला है? थर्ड टाइम वो जीते, फोर्थ मैच। मतलब फोर्थ मैच से पहले कितने टाइम जीत चुका है वो? दो बार जीत चुका है। फोर्थ मैच से पहले कितने मैच हुए? 3 मैच में से 2 मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा, तो कितने हो जाएगी? 3/2। पी का मतलब 3/4 की पावर 2 एंड क्यू की पावर 1/4 इंटू 3/4। क्या ये समझ में आया? मैंने क्या लिखा? फोर्थ मैच में थर्ड टाइम जीतेगा वो। फोर्थ मैच थर्ड टाइम जीतेगा, ये कंफर्म है। तो जीतने की प्रोबेबिलिटी 3/4। इससे पहले कितने मैच हुए? 3 मैच। उन 3 मैच में कोई भी 2 मैच जीतना है। ये नहीं बोला है कि फर्स्ट सेकंड या फर्स्ट थर्ड या सेकंड थर्ड, कोई भी 2 मैच। तो 3 में से कोई भी 2 मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी इनटू थर्ड मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी। क्या ये बात समझ में आई? किसी को डाउट है? आपको ये वाला क्वेश्चन हर जगह मिलेगा, इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन किसी भी बुक में, किसी भी मटेरियल के अंदर मिलेंगे। चलिए ये वाला बताइए। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। इसमें किसी को भी डाउट है क्या बेटा? थर्ड मैच में, फोर्थ मैच में थर्ड टाइम जीतने की प्रोबेबिलिटी, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी 3/4। 2 मैच पहले जीत गया, उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। थर्ड मैच भी जीतना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है। किसी को डाउट है भाई? नो डाउट? ये बताओ।
इसमें क्या है, हाँ, एक स्टेप फॉरवर्ड की प्रोबेबिलिटी 0.4 और बैकवर्ड की 0.6, समझ आ रहा है। अब आपको बोला है कि वो 11 स्टेप चला है लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट से सिर्फ एक स्टेप की डिस्टेंस पे गया। ये कब हो सकता है? जैसे कोई बंदा यहाँ 6 स्टेप तो इधर जाए और 5 स्टेप इधर है, तो एक स्टेप की डिस्टेंस पे होगा वो, समझ आ रहा है। इधर गया फिर आया फिर गया फिर आया, 6 टाइम तो उधर जाएगा और 5 टाइम्स वापस आएगा, तो 1 टाइम्स उधर रहेगा वो, समझ आ रहा है ना। या फिर 6 टाइम बैकवर्ड और 5 टाइम्स फॉरवर्ड, 6 टाइम्स ऐसे जाएगा और 5 टाइम्स ऐसे जाएगा। इसमें क्या हुआ, 6 टाइम्स फॉरवर्ड गया और 5 टाइम्स बैकवर्ड, समझ आ रहा है ना। इसमें क्या होगा, 5 टाइम्स फॉरवर्ड और 6 टाइम्स बैकवर्ड। ये 2 केस हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी केस। प्लस पोलियो पीने के बाद लोग ऐसे जाते हैं, 11 स्टेप में से 1 स्टेप आगे गए, उसको लग रहा है कि मैं 11 स्टेप चला, लेकिन एक्चुअली कितना चला है वो, एक ही स्टेप चला, समझ आ रहा है। उसको लग रहा है कि मैं 11 स्टेप चला, लेकिन चला कितना, वो एक ही स्टेप। पोलियो का कमाल। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 फॉरवर्ड और प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। क्या मुझे ये बैक वाला लिखने की जरूरत है? 6 फॉरवर्ड है तो 5 बैकवर्ड ऑटोमेटिकली इसमें आ गया, 5 फॉरवर्ड तो 6 बैकवर्ड ऑटोमेटिकली इसमें आ गया। अब आप जो प्रोबेबिलिटी ले रहे हो सक्सेस की, वो किसको ले रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर से सुना, अगर आप फॉरवर्ड को प्रोबेबिलिटी सक्सेस ले रहे हो तो बैकवर्ड क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। और अगर आप प्रोबेबिलिटी इसको ले रहे हो बैकवर्ड को, तो ये क्या आपका क्यू हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो समझ में आ रहा है, क्योंकि आप दोनों केस लेके चल रहे हो। अगर इसमें आपने पी इसको माना है क्यू इसको, तो इसमें पी इसको क्यू उसको हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जो टर्म यहाँ पे आ रही है वो उसकी यहाँ पे आएगी। जैसे मान लो इसने फॉरवर्ड को क्या लिया, प्रोबेबिलिटी, और बैकवर्ड को फेलियर ले लिया, तो इसकी जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है उसके दूसरे वाले की वैल्यू यहाँ पे आएगी, समझ गए। अब देखिए क्या होगा, 11 में से C6 मैं फॉरवर्ड को सक्सेस मानता हूँ। फॉरवर्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.4 है, 0.4 टू दी पावर 6 और 0.6 टू दी पावर कितनी हो जाएगी, 5 प्लस 11 C5। इसमें फॉरवर्ड की कितनी आ जाएगी, 0.4 की पावर 5 एंड 0.6 की पावर 6। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? ये वाला क्वेश्चन अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, क्योंकि ये जेईई में पूछा भी जाता है। बोलो क्या कर सकते हैं। 11 में से 6 क्यों सिलेक्ट किया, ये समझ नहीं आया। इसके ऊपर ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉरवर्ड, हाँ, 6 टाइम्स आगे चलेगा और 5 टाइम्स पीछे चलेगा, 5 टाइम्स आगे चलेगा और 6 टाइम पीछे चलेगा। अब समझ में आया, ठीक है। अब 6 टाइम फॉरवर्ड, आपने फॉरवर्ड को सक्सेस बोला है, तो बैकवर्ड क्या हो जाएगा, आपका फेलियर हो जाएगा। तो 11 में से 6 टाइम तो आपको फॉरवर्ड जाना है, 11 C6 0.4 की पावर 6। तो यहाँ पे ये आपने कंफर्म कह दिया कि 11 में से 5 टाइम्स आपको फॉरवर्ड नहीं जाना, बैकवर्ड जाना, ये आपने कंफर्म कर दिया। तो ये 5 टाइम्स बैकवर्ड किया। इसमें आपने बोला कि 5 टाइम्स आपको फॉरवर्ड जाना, तो 11 C5 0.4 की पावर 5, तो 0.6 की पावर 6। क्या किसी को डाउट है अभी भी? नो डाउट गर्ल्स, किसी को डाउट है? ये वाला करके बताइए। होटल रेस तो जानते हैं ना आपको, ये नोट किया आपको? हाँ, ये लिखा, इसका बताओ क्या आएगा। Find the minimum number of tosses.
of a pair coin of a pair coin of a pair of dice, so that the probability of getting the sum of digits on the dice digits on the dice equal to 7. When at least one toss is greater than at least one toss is greater than 0.95. हाँ, ये किसने सॉल्व किया आप बताओ। सहदेव इसका बता। 10C5 हाँ 10C5 और 1/2 रेशियो क्या है? ठीक है हो गया सबसे हो गया। हाँ इसको ले यहाँ पे आप सक्सेस किसको लेट करोगे। यहाँ पे सक्सेस क्या है। सम कितना आना चाहिए 7। सम है वो 7 तो प्रोबेबिलिटी सक्सेस की कितनी होगी 7 सम आ जाए। पेयर ऑफ डाइस थ्रो किया बोलो जल्दी से क्या क्या केस हो सकते हैं 7 की। 6 1 1 6 5 2 2 5 3 4 4 3 और कोई केस। टोटल कितने हुए 6 और टोटल कितने होते हैं 36 तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 6/36 या 1/6। तो Q कितना हुआ 5/6। अब क्या पूछा है कि एटलीस्ट वन टाइम आना चाहिए। एटलीस्ट वन टाइम का मतलब 1 में से 0 को हटा दूं एक बार भी नहीं आ रहा है। सम है वो 7 एक बार भी नहीं आ रहा है उसको 1 में से माइनस कर दूंगा तो पीछे क्या बचने वाला है एटलीस्ट वन टाइम आए वही बचेगा। समझ लिखा 1 माइनस p ऑफ x इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो आगे क्या होगा इज ग्रेटर देन कितना ग्रेटर देन 0.95 ये है। आपसे पूछा n की वैल्यू n कितना हो कितने टाइम आपको टॉस करना है। ठीक है पेयर ऑफ डाइस को दो डाइस को एक साथ कितने टाइम तक आप टॉस करोगे कि एटलीस्ट वन टाइम उनका सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी इससे बड़ी है इससे ग्रेटर है। समझ आया एटलीस्ट वन टाइम सम है वो 7 आने की प्रोबेबिलिटी 0.95 से बड़ी है। तो आपको कितने टाइम्स तक वो टॉस करना पड़ेगा दोनों पेयर डाइस एक साथ। कहानी क्लियर हुई। चलो अभी देखो 1 माइनस p ऑफ x इक्वल टू 0 का मतलब n से 0 p की पावर 0 और q की पावर n ग्रेटर देन 0.95। इस टाइप तक किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। है किसी को डाउट सही। ये हुआ 1 माइनस n से 0 कितना 1 p की पावर 0 1 q की पावर n q कितना है 5/6 5/6 टू दी पावर n इज ग्रेटर देन 0.95। अब आपको n ढूंढना मतलब ये आपको गिवन है 1 माइनस 5/6 टू दी पावर n इज ग्रेटर देन 0.95। ये आ गया 1 माइनस 0.95 इज ग्रेटर देन 5/6 टू दी पावर n। 1 माइनस 0.95 कितना हुआ 105। इसको मैं आगे लिखूं 0.05 क्या सही लिखा ठीक है या फिर 1/20 लिख दूं 1/20 इज ग्रेटर देन 5/6 होल पावर n। अब आपको n ढूंढना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है
एक्सपोनेंशियल फंक्शन को नॉर्मल फंक्शन बनाना है तो क्या लॉगरिथम, बोथ साइड क्या बनेगा, लॉग बेस 10 ले रहा हूँ, 1/20 ग्रेटर देन लॉग ऑफ 10 मल्टीप्लाई हो गया log 5 माइनस log 6। ठीक है, अब log 1/20 को क्या लिखूं, log 1 माइनस log 20, ऐसा लिख सकते हैं, log की प्रॉपर्टी से log 1 माइनस log 20, log 1 की वैल्यू 0, log 20 की 2 into 10 log 2 प्लस 1, ये आ जाएगा माइनस ऑफ log 2 माइनस 1। क्या ये बात समझ में आई? आप में से कोई है ऐसा जिसको समझ में नहीं आई तो ये समझ में नहीं आया, इसको मैं लिखता हूँ log 1 माइनस log ऑफ 20, ये तो समझ में आ गया। ग्रेटर देन n, माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ इसमें से, माइनस n log ऑफ 6 माइनस log ऑफ 5। क्या ये बात समझ में आई? ये क्वेश्चन आप सब लोगों ने लिख लिया, तब कर दो इसको। अभी कितना होगा, log 1 तो 0 हो गया, माइनस log 20 को फिर से ऐसा लिख सकते हो log 2 into 10, log 2 into 10 हो जाएगा log 2 log 10। अब समझ में आया? ग्रेटर देन माइनस ऑफ n log ऑफ 6 को लिखता हूँ 2 into 3 माइनस log ऑफ 5 को लिखता हूँ 10/2। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि log 2 और log 3 की वैल्यू मुझे पता, log 2 की वैल्यू 0.301 एंड log 3 की 0.477, ऐसी वैल्यू होती है। अब ये कितना होगा देखो, माइनस है वो इन सबसे मल्टीप्लाई करो, log 2 प्लस 1 हो गया और ये ग्रेटर देन का लेस देन हो जाएगा, ठीक है। एंड और ये हुआ log 2 प्लस log 3 माइनस log 10 का 1 और प्लस log 2, ये डिवाइड कर 1 प्लस log 2 डिवाइड में 2 टाइम log 2 प्लस log 3 माइनस 1 एंड इज ग्रेटर देन ये, एंड की वैल्यू इससे ग्रेटर आएगी। चलो अब बताओ 1 प्लस log 2 कितना 0.301 और 2 टाइम्स 0.301 प्लस 0.477 माइनस 1 ग्रेटर देन n। इसको सॉल्व करके बताओ ये वैल्यू आएगी, n की मिनिमम वैल्यू क्या, n हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, ध्यान रखना। पूरा पूरा तो मिनिमम वैल्यू कितनी 70, मिनिमम वैल्यू 70। किसी को डाउट 17 कैसे, इसकी वैल्यू इसने बताया 16.4 आ रही है, 16.4 से जस्ट ग्रेटर वाला इंटीजर कौन सा 17, तो मिनिमम वैल्यू 17 से नीचे हो सकता है, नहीं हो सकता 16 क्योंकि उससे ग्रेटर होगा, तो मिनिमम वैल्यू 17, मतलब आपको कम से कम 17 टाइम्स पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करना पड़ेगा, तब एटलीस्ट 1 टाइम सम है वो 7 आने की प्रोबेबिलिटी 0.95 से ग्रेटर होगी। क्या ये बात समझ में आई? अब इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्डल रेस तो जानते हो ना आप लोग?
down the hurdle is 1/3. ये रब करो बाकी। हाँ आप लोगों को पहले तो मुझे ये बताना है इसमें पी क्या चूज करो। चलो पहले क्वेश्चन इस 1/3 फाइंड द प्रोबेबिलिटी that knock down fewer than 2 hurdles. इसका मतलब तो समझ गए होंगे आप लोग क्या पूछा है। दो से कम है ना, 2 से कम बार वो गिरना चाहिए, टच होना चाहिए। अब मुझे बताओ, अब सक्सेस आप किसको बोलोगे? 1/3 वेरी गुड। उसको पार कर जाए उसको नहीं, जहाँ पे पार नहीं करे, क्योंकि आपको क्या पूछा है, 2 से कम टाइम वो पार नहीं करे, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो अब आपके लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/3 एंड क्यू हो जाएगा 2/3। इसमें किसी को डाउट है क्या? मैंने पी सक्सेस किसको सिलेक्ट किया, नॉकडाउन को, और क्यू किसको सिलेक्ट किया, जहाँ पे वो उसको पार कर जाता है। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 और पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 यही होगा। या तो एक टाइम भी नॉकडाउन नहीं हो या फिर एक टाइम। किसी को डाउट है क्या? अब ये कितना हो जाएगा, टोटल कितना है, 9C0 1/3 0 2/3 पावर 9 और 9C1 1/3 और 2/3 की पावर 3। इसमें किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकता है, आप में से किसी को भी कुछ भी डाउट हो। fair coin toss a fixed number times if the probability of getting 7 that is equal to getting 9 heads. The probability of getting 2 heads is what? ऑप्शन लिखता हूँ, बताना। ये वाला क्वेश्चन नोट किया आप लोगों ने, ये सॉल्यूशन भी नोट किया। चलो फिर एक और लास्ट क्वेश्चन ये आप लोग करो, एक और लास्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। कल पढ़ेंगे हम लोग मीन एंड वेरिएंस कंप्लीटली, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के मीन और वेरिएंस, वो कल पढ़ेंगे। आज आपका ये पीपीटी।
चेक कर फिर से काम चेक करें। सर सही रहेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। किसने जवाब दिया? नदेश। हाँ, आप में से किसी को इसमें डाउट है क्या? किसी को डाउट है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 है और 9 है, दोनों इक्वल है। देखो क्या होगा, 9 n हमें नहीं पता, NC7 और 1/2 की पावर n है ना, तो वही रहेगा इक्वल टू 9c और NC9 1/2 की पावर n। वही किया। अब देखो ये लिखता हूँ NC7 और NC9। आपको अब 11th क्लास में बाइनोमियल पढ़ाया तो थे ना, तो NC7 यहाँ से 9 और n निकल जाएगा तो n-1 C8 बचेगा, फिर n-1 भी निकल जाएगा और 8 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, n-2 C7। ठीक है, अब इसके बाद इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो। क्या आएगा, ये n फैक्टोरियल अपॉन में n-7 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n-1 और 9 इंटू 8। ये कितना हो जाएगा, n-2 फैक्टोरियल और n-9 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। तो कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल कर दो और वही बचेगा। इससे अच्छा हम सीधा यही कर देते हैं। NC7 को लिख देता हूँ n फैक्टोरियल अपॉन n-7 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n-9 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल। अब ये तो कैंसिल हो गया, n-7 को उधर भेजता हूँ, 9 फैक्टोरियल को उधर ले आता हूँ। ये बनेगा 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। ये उधर जाएगा तो n-7 और n-8 इंटू n-9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-9 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल। n-7 इंटू n-8 है वो 9 इंटू 8 है, तो यहाँ से क्लियर है कि n-7 क्या है, 9 होगा और n-8 है वो 8 होगा, है ना। इन दोनों में 1 का जो डिफरेंस है, इन दोनों में 1 का डिफरेंस हो, इन दोनों में 1 का डिफरेंस है, तो कोई एक ब्रैकेट इसके इक्वल होगा, दूसरा ब्रैकेट इसके इक्वल होगा। तो n-7 वो बड़ा है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 9 के। तो n की वैल्यू कितनी, 16 और n-8 इक्वल टू 8, तो n की वैल्यू कितनी, 16। समझ आया, n की वैल्यू 16 आ गई। अब आपको कितना पूछा है, 2 है, तो 16C2 और 1/2 की पावर 16। 16C2 का मतलब 16 इंटू 50 अपॉन 2 इंटू 1/2 की पावर 16। 16 का मतलब 2 की पावर 4 और ये 2 कैंसिल हो गया तो 2 की पावर 3 बचा। ये 2 की पावर 3 इसको कैंसिल करेगा तो 2 की पावर 13 बचेगा, तो 15/2 की पावर 13। क्या ये समझ में आया? n की वैल्यू 1 नहीं आएगी और 1 में से 9 है और 7 निकाल निकाल। मैंने कुछ मिस्टेक करी है,
एन, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक की है, हाँ इतना सब करने की जरूरत है। एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई देन एन इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, गुड। इसका मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अब मुझे भी करनी पड़ेगी। ये वाला समझ में आ गया। अच्छा इसमें से कोई मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई की क्या होगी, प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई, पी ऑफ ई क्या होगा, पी ऑफ ई जल्दी बता दो। 1/2 पी ऑफ ई क्या होगा 1/2, और पी ऑफ एफ ऑफ के, पी ऑफ ई वो 1/2 है, और पी ऑफ एफ ऑफ के वो कितना होगा एन सी के 1/2 की पावर एन। क्या ये सही लिखा है, सोच के देखो। ई का मतलब है कि फर्स्ट टाइम में हेड आ जाए, तो फर्स्ट टाइम में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होती है, उसके अलावा उसके कोई पास कोई ऑप्शन नहीं। और ये है एफ ऑफ के, मतलब एग्जैक्टली के टाइम से वो हेड आ जाए, ठीक है, एन में से के हेड आ जाए, तो क्या प्रोबेबिलिटी होती है एन सी के और 1/2 हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 की पावर के, और टेल की भी क्या होती है 1/2 उसकी पावर n माइनस के हो जाएगा, 1/2 की पावर के एंड 1/2 की पावर n माइनस के, दोनों का प्रोडक्ट 1/2 की पावर n हो जाएगा। ये इसकी आ गई। अब मुझे कौन बताएगा कि P ऑफ E इंटरसेक्शन F ऑफ K ये कितना होगा, P ऑफ E इंटरसेक्शन F ऑफ K, जीरो नहीं, जीरो कैसे 1/2, टोटल कितने हेड चाहिए आपको K, और फर्स्ट पे हेड भी चाहिए, पूछा है क्या पूछा है, K टाइम्स हेड्स आर ऑब्टेन्ड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स E एंड F ऑफ K इंडिपेंडेंट है। अगर P A और B इंडिपेंडेंट होते हैं तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B होता है, इंडिपेंडेंट की कंडीशन थी ना, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B, ये होता है। तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F ऑफ K इसकी वैल्यू मैं इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल रख लूंगा और मैं N और K ढूंढ लूंगा, समझ आ रहा है। अब इसकी वैल्यू कौन बताएगा, इसका मतलब क्या वो समझो, N में से टोटल क्या चाहिए आपको K हेड चाहिए और फर्स्ट पे हेड भी चाहिए, दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं कि एक हेड तो फर्स्ट को दे दो, फर्स्ट वाले पे हेड आ, बाकी K माइनस 1 हेड है वो N में से निकालो, N माइनस 1 में से, फिर से समझाऊं, टोटल आपको K हेड चाहिए N में से और फर्स्ट पे हेड भी चाहिए, तो K हेड में से एक हेड तो फर्स्ट को दे दो। अब आपको और कितने हेड चाहिए K माइनस 1, कितने में से चाहिए N माइनस 1 में से, तो ये आ जाएगा इंटू N माइनस 1 C K माइनस 1/2 की पावर N माइनस 1। क्या ये समझ में आया, ये है E इंटरसेक्शन F ऑफ K, और ये है P ऑफ E, और ये है P ऑफ F ऑफ K। इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल होगा तो कैसे होंगे ये इवेंट इंडिपेंडेंट, दोनों के इक्वल करो और N और K करो, ठीक है। तो आपका BPD फिनिश हुआ, कल पढ़ेंगे BPD का मीन एंड वेरियंस, ठीक है। आज के लिए